हाय एवरीवन, मैं आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस एंशंट इंडियन हिस्ट्री के कोर्स के अंदर। तो हमने अपना चौथा चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था द वैदिक एज। वैदिक एज के पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों के साथ वैदिक एज का जो ओवरव्यू होता है उसको आपके साथ डिस्कस किया। वैदिक एज के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उस पर हमने चर्चा की, और उसके बाद हमने वैदिक लिटरेचर के अंदर जो मुख्य चार वेद होते हैं उसके अलावा ब्राह्मणास या फिर बाकी के जो उपवेदास होते हैं उन सभी पर चर्चा करी और आप लोगों के साथ पूरा का पूरा डिस्कशन किया। ये होगी हमारे इस चैप्टर पर आधारित सेकंड क्लास। तो इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे, यानी कि सेकंड क्लास को हम शुरू करेंगे वैदिक एज के टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1500 से 1000 बीसी तक के इस वैदिक एज के कालखंड को कंसिडर किया जाता है। तो चलिए फिर इस पर चर्चा हम शुरू करते हैं। तो देखो, जब हम वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल की एज की बात करते हैं या फिर ऋग वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 1500 से 1000 बीसी तक का समय, जिसके अंदर जो आपको जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद के अंदर जो आपको हाइम्स मिले थे, जो छंद मिले थे, उनकी कॉम्पोजिशन से आपको आइडिया लगता है कि वैदिक काल की जो एज हुआ करती थी वो कब से कब तक हुआ करती थी। ठीक है। तो चलिए फिर वैदिक एज के अंदर जो सबसे पहला पोर्शन यानी कि पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा ज्योग्राफिकल नॉलेज वैदिक एज की, यानी कि जो भौगोलिक ज्ञान है वैदिक काल का उसके बारे में। तो आइए भाई, ज्योग्राफिकल नॉलेज ऑफ वैदिक एज, इस टॉपिक के अंदर ना हमें आइडिया लगेगा कि जो भौगोलिक प्रसार या क्षेत्र हुआ करता था वैदिक एज के काल वाला, वो कहां से कहां तक का हुआ करता था। तो जो शुरुआती आर्यन्स हुआ करते थे वो आपके रहा करते थे जो अफगानिस्तान का पूर्वी वाला भाग है ना वहां पर, और जो इनका पूरब और पश्चिमी फ्रंटायर प्रोविंस हुआ करता था वहां पर ये रहा करते थे। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी वाला भाग है वहां पर रहा करते थे। तो इन सारी की सारी लोकेशन को मैं एक बार लिख देता हूं। एक तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, ईस्टर्न अफगानिस्तान का भाग बताया जहां पर आपको जो अर्लीस्ट आर्यन्स हुआ करते थे उनकी लोकेशन नजर आती है। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिमी फ्रंटायर है वहां पर ये लोग रहा करते थे। इसके अलावा पंजाब और साथ में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे भागों में इन शुरुआती आर्यन्स को आप रहता हुआ पाते हैं। अफगानिस्तान की कई सारी जो नदियां हैं, जैसे कि एक रिवर का नाम याद रखिएगा, कुबा रिवर, कुबा। ये कहाँ की नदी है मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये अफगानिस्तान की एक इंपॉर्टेंट नदी है। इसके अलावा अगर मैं हमारे भारत के अंदर बात करूं तो हमारी जो इंडस रिवर है, जिसको आप सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनका मेंशन, जिनका जिक्र आप लोगों को ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो इस जिक्र से हम आइडिया लगा पाते हैं कि भाई देखो, वैदिक एज के जो आर्यन्स हुआ करते थे उनका लोकेशन क्या हुआ करता था। तो जब हम इंडस रिवर या फिर सिंधु रिवर की बात करते हैं तो इनकी जो पांचों की पांचों ब्रांचेस हैं, इसमें हम झेलम की बात करते हैं, चिनाब की बात करते हैं, बीस की बात करते हैं, रावी की बात करते हैं, सतलुज की बात करते हैं, उसके अराउंड में भी ये आयरन्स आपके रहा करते थे। इनके बारे में हमें कहां से पता चला, वही ऋग्वेद हमारे पास एक ऐसा लिखित स्रोत है जिससे हमें इन आयरन्स की लोकेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर इन सारे के सारे नदियों के ना प्राचीन नाम यूज किए गए हैं। तो इन पांचों रिवर के बारे में मैंने आपको जो इनका आधुनिक नाम है वो तो आप लोगों को बताया, लेकिन एक और रिवर आप लोगों को याद रखनी है जिसका जिक्र ऋग्वेद के अंदर मिलता है। वो रिवर कौन सी है? सरस्वती रिवर। इसका भी जिक्र हमें देखने के लिए मिलता है ऋग्वेद के अंदर। इसको एक नाम से जाना जाता था, वो आप लोगों को याद रखना है, नादिटामा।
नादिड-टामा रिवर के नाम से इसका आपको नाम नजर आता है ऋग्वेद के अंदर, तो याद रखेंगे। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान के अंदर जो आपका घाघरा हाकर चैनल नहीं है, उसका भी आपको जिक्र देखने के लिए मिलता है। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि ये जो आपके आर्यन्स हुआ करते थे, अर्लीस्ट आर्यन्स हुआ करते थे, ये इन लोकेशंस पर आपको नजर आते हैं। ऐसी ऋग्वेद के अंदर आपको कई सारे ऐसे डिस्कशन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि एक रिवर साउथ अफगानिस्तान के अंदर हुआ करती थी, उसका नाम था हेलमंद रिवर। तो अफगानिस्तान की एक दक्षिण रिवर है, क्या नाम मैंने बताया उसका? हेलमंद रिवर। यहाँ पर भी कुछ लोगों का सेटलमेंट हुआ करता था, इस बात का भी जिक्र आपको ऋग्वेद के अंदर से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो सरस्वती रिवर की हम बात कर रहे हैं ना, ये सरस्वती रिवर का जो नाम का एक प्रकार से रेफरेंस है, वो भारत ट्रांसफर किया गया इसी हेलमंद रिवर से। तो ये सारी की सारी जानकारी ये आपको कहीं पर किसी इतिहासकार ने नहीं बताई है, इनके बारे में आपको जानकारी मिलती है हमारे ऋग्वेद से ही। ठीक है, इसके अलावा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र अभी मैंने आप लोगों को बताया, जिसके अंदर जो आर्यन्स थे वो अपने आप को सेटल रखते हैं इस वाले समय के अंदर, यानी कि 1500 से 1000 बीसी के अंदर, इसको एक नाम से जाना जाता था और इसको नाम दिया जाता था लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। तो मैंने अफगानिस्तान की एक नदी के बारे में आप लोगों को बताया, जिसका रेफरेंस, जिसका ट्रांसफर आप सरस्वती रिवर को देखते हैं। इंडस रिवर की पांचों जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, मैंने उनके बारे में बताया, और मैंने आप लोगों के साथ अफगानिस्तान की एक और रिवर, रिवर कूबा के बारे में भी जिक्र किया। तो ये सारी की सारी नदियों को मिलाकर कहा गया कि वो क्षेत्र जो कि एक ऐसी लैंड थी जो कि मिलकर बनी हुई थी 7 इंपॉर्टेंट नदियों से, उनका मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि भाई इन जगहों पर अर्लियर आर्यन्स रहा करते थे। इसके अलावा जो एक शब्द है, एक शब्द हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं, समुद्र। समुद्र, ये समुद्र शब्द का भी हमें मेंशन मिलता है ऋग्वेद के अंदर, जिसका जो मुख्य अर्थ हुआ करता था वो हुआ करता था कलेक्शन ऑफ वाटर। कलेक्शन ऑफ वाटर यानी कि पानी का संग्रह। अब आप लोगों ने मेरे से ये जो सारी की सारी नदियां थी, इनका नाम सुना, जो कि आज के टाइम में जो इनका आधुनिक नाम है वो है। इन नदियों के आप लोगों से एंशियंट नेम यानी कि प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर के अंदर। तो मैं अगला जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगा वो करूंगा रिवर्स और उनके जो प्राचीन नाम हुआ करते थे। तो आइए भाई, रिवर्स एंड देयर एंशियंट नेम्स, यानी कि उनके जो प्राचीन नाम हमें ऋग्वेद के अंदर नजर आते हैं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट रिवर हमें समझ आएगी वो होगी झेलम। तो झेलम का जिक्र आप सभी लोग सुनते हैं, तो झेलम का प्राचीन नाम जो ऋग्वेद के हमें अंदर मिलता है वो हुआ करता था वितात्सा। तो याद रखिएगा, ये नाम आपका कई बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। फिर आ जाएगी भाई आपकी चीनाब रिवर। तो जिस आधुनिक चीनाब रिवर का नाम आप आज के समय में सुनते हैं, उसका प्राचीन नाम हुआ करता था अस्कनी। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हर चीज आपसे पूछी जाती है। उसके बाद हम रावी रिवर की बात कर लेते हैं। रावी रिवर का भी आपको मेंशन हमारे ऋग्वेद के अंदर सुनने मिलता है, जिसका नाम हुआ करता था पुरुषम। इसके अलावा और कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट नदी रह गई? 20 रह गई। 20 का जो प्राचीन नाम ऋग्वेद के अंदर मेंशन मिला है उसे कहा गया विपासा। और कौन सी रिवर रह गई? इसके बाद हमारी सतलुज रह गई। सतलुज रिवर को किस प्राचीन नाम से मेंशन किया गया? सुतुद्री से। तो ये 5 आपकी वो नदियां हैं जो कि मेजर इंडस रिवर की क्या हैं? सहयोगी नदियां हैं। तो इनके प्राचीन नाम आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसी अलावा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिवर मैं साइड में लिखता हूं, आपको मिलेगी काबुल के रूप में, जिसको आज के टाइम में काबुल के रूप में जाना जाता है। और ये वो वाली रिवर है जिसको अभी मैंने आप लोगों के सामने अफगानिस्तान के अंदर बताया था, ये वही है जिसको कहा गया कूबा। तो इसका अगर कल को आपसे पूछ लें तो कोई बहुत
अलग नाम नहीं रह जाएगा। इसके अलावा गंडक, गंडक का प्राचीन नाम यूज हुआ करता था सदानीरा, सदा नीरा। एक लास्ट रिवर आप लोगों को याद रखना है, जिस रिवर को आज के टाइम में हम घाघर के नाम से जानते हैं, इसको पहले कहा जाता था सरस्वती रिवर के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर, इनका ऋग्वेद में जो प्राचीन नाम मेंशन किया गया है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने क्या डिस्कस किया, जो वैदिक एज के ज्योग्राफिकल नॉलेज है उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसके बाद अगला पॉइंट हम वैदिक एज के अंदर जो उठाएंगे वो होगी वैदिक पॉलिटी, यानी कि वैदिक काल की राज्य शास्त्र। तो आइए भाई, वैदिक पॉलिटी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ना हमें आइडिया लगता है कि भाई उस समय में ये चीजें हुआ करती थी, इस प्रकार का सिस्टम हुआ करता था सरकार का, ऐसे ऐसे एलिमेंट जो कि ऋग्वेदों के अंदर हमें मिले हैं, तो उससे हम आइडिया लगा पाते हैं और वो किस प्रकार से आगे के आने वाले समय में बदलते हुए चले जाएंगे, तो एक अच्छा ना हमें आइडिया पता चल जाता है इससे लेकर। पॉलिटी की बात करते हैं। देखो, जब हम वैदिक काल के आर्यंस की बात करते हैं ना, तो वहां पर ना नोमैडिक सिस्टम हुआ करता था सरकार को चलाने का। उसमें जो मिलिट्री एलिमेंट हुआ करते थे वो स्ट्रांग हुआ करते थे। अगर आपसे कल को ये सवाल पूछा जाए कि भाई वैदिक पॉलिटिक्स किस प्रकार की हुआ करती थी, तो आप ये कह देंगे कि वो हुआ करती थी नोमैडिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस नोमैडिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो मिलिट्री एलिमेंट हुआ करता था ना, वो सबसे ज्यादा बलशाली या फिर स्ट्रांग हुआ करता था। जो इनकी प्रशासनिक मशीनरी हुआ करती थी आर्यंस की अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, वो हुआ करती थी कि इनके जो सेंटर हुआ करते थे जहां पर ये लोग हुआ करते थे, उसके ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, हेड। यानी कि जिन जिन जगहों पर ये रहा करते थे उन जगहों का जो ट्राइबल चीफ हुआ करता था, उसी के आसपास इनकी जो प्रशासनिक मशीनरी थी वो घुमा करती थी। जो भी इनके ट्राइबल चीफ कहा करते थे उसी के हिसाब से ये अपना काम किया करते थे। इनको किसी वॉर के अंदर जाना है तो यही ट्राइबल चीफ क्या करता था, आपका आगे बढ़कर आता था कि भाई इस तरीके से करना है, हमें ये काम करने हैं। यही लीडरशिप करता था आपके, अगर इनसे किसी भी प्रकार के युद्ध हुआ करते थे। इसको एक नाम दिया जाता था, वो नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, राजन। ठीक है। तो ये जो राजन है ये कौन है, ये एक प्रकार का मुखिया है। इनके पास ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो अल्टीमेट पावर है, वो ऐसा नहीं है कि वो इसी राजन के हाथ में है। बस इनको ये था कि जो इनकी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी वो इनको मानती थी कि भाई ये जैसे कहेंगे वैसा हम करेंगे। फिर उसके बाद इन राजन के साथ कई सारी और भी चीजें हुआ करती थी जो कि इनको इनके फैसलों में हेल्प किया करती थी। तो ये जो राजन या फिर ट्राइबल चीफ की हम बात कर रहे हैं, इनको इनकी ट्राइब का प्रोटेक्टर माना जाता था। ये जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे वो इनके जानवरों को, यानी कि जो कैटल हुआ करते थे, इनके मवेशी हुआ करते थे, उनको प्रोटेक्ट करा करता था कि भाई अगर मान लीजिए कि इनका कोई पशु या फिर कोई भी इनका पालतू जानवर इधर उधर हो गया तो किसके पास जाएंगे हम अपनी समस्या को लेकर, राजन के पास जाएंगे। ठीक है। तो राजन काफी इंपॉर्टेंट फिगर थी, ऐसा आपको मेंशन मिलता है ऋग्वेदों के जो आपको डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं उनमें से। और भगवान के नाम पर इन्हीं को प्रेयर्स लोग किया करते थे कि कृपया करके हमारे जो जानवर हैं उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है। इसके अलावा कई सारे जो ट्राइबल या फिर जो बस्तियां हुआ करती थी उनके अंदर असेंबलीज भी हुआ करती थी। हम असेंबली मतलब समिति हुआ करती थी। उन असेंबलीज के नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक असेंबली हुआ करती थी सभा, ऐसे ही एक असेंबली हुआ करती थी समिति। तो ये क्या है, ये असेंबली है जिसमें के ग्रुप ऑफ लोग नजर आते हैं। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट असेंबली हुआ करती थी जिसको कहा जाता था गण। तो इनका मेंशन आपको कहां से मिलता है, ऋग्वेद के अंदर से मिलता है। तो ये जो मैंने आप लोगों को असेंबली बताई, ये मिलिट्री के अंदर आपका क्या क्या काम होगा, मिलिट्री के कैसे फंक्शन होंगे, या फिर
कोई भी रिलीजियस फंक्शन, कोई भी धार्मिक आपको कोई फंक्शन करना है तो वो सारे के सारे काम इन असेंबलीज के पास हुआ करते थे। तो इस हिसाब से आप ये देखेंगे कि ना सिर्फ राजन, ये असेंबलीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं इन ट्राइबल जो क्लैंस हैं इनके कामकाज को चलाने में। अब सबसे ज्यादा जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबलीज हैं उनका नाम आप लोगों को याद रखना है। एक रहेगी सभा और दूसरी रहेगी समिति। ये 200 असेंबली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन समितियों का फंक्शनरी हुआ करता था उनको कहा जाता था पुरोहित। ये सारा का सारा काम देखा करते थे इन सभा और समितियों का। इसके अलावा दो प्रीस्ट जिनका नाम हमें ऋग्वेद के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिनका ऋग्वेद के समय में मुख्य योगदान रहा, उनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। एक तो रहेंगे वशिष्ठ और दूसरे रहेंगे विश्वामित्र। ये कौन है? ये दो इंपॉर्टेंट प्रीस्ट हैं जिनका हमें क्या मिलता है? मेंशन मिलता है ऋग्वेद के अंदर। लेकिन विश्वामित्र की मैं यहां पर आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, तो आर्यन वर्ल्ड के अंदर जो गायत्री मंत्र नहीं है उसको किसके द्वारा कंपोज किया गया था? इन्हीं विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा ही क्या किया गया था? कंपोज किया गया था। अच्छा जी, पुरोहित के बारे में जान लिया। दो इंपॉर्टेंट मैंने प्रीस्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति या फिर पद हुआ करता था, एक फंक्शनरी हुआ करता था जिसको कहा जाता था सेनानी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई ये सेनानी जो है ये क्या करा करते होंगे। तो देखो ऋग्वेद के अंदर आपको ऐसा कोई मेंशन नहीं नजर आता है जो कि जस्टिस डिलीवर करते थे कि भाई ये सही है ये गलत है। बट एक आइडियल सोसाइटी थी, एक प्रकार से आदर्श समाज हुआ करता था जहां पर अलग अलग लोगों को बस एक फंक्शनरी के रूप में यूज किया गया कि भाई ये वाले जो पद है ये वाला काम करेगा, ये वाला जो पद है ये वाला काम करेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस को कोई प्रोवाइड करेगा इसका कोई भी जिक्र हमें ऋग्वेद के अंदर नहीं मिलता है। ठीक है। तो एक आइडियल सोसाइटी नहीं थी। कई सारे ऐसे भी आपको केसेस ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं जहां पर आपको जो चोरी वगैरह होती है, यानी कि जो थेफ्ट वगैरह होता है, इसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा काउज वगैरह की चोरी हुआ करती थी। तो ऐसे नहीं है कि उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो बड़े ही आदर्श हुआ करते थे, उनमें कोई भी उद्दंड नहीं किया करता था। तो आपको ऐसे भी कई सारे केसेस नजर आएंगे जहां पर धोखाधड़ी का केस नजर आएगा, चोरी चकारी का केस नजर आएगा। स्पेशली चोरी जो करी जाती थी वो गायों की जाती थी। तो ये हमने जानी पॉलिटी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आप लोगों को पद याद रखना है, जो आपके गुप्तचर नहीं होते हैं। गुप्तचरों को कहा जाता था आपका मतलब, अगर मैं यहाँ पर अपनी आज की लैंग्वेज में लिख दूं तो स्पाइस लिख लेता हूँ। तो इन स्पाइस को, इन गुप्तचरों को एम्प्लॉय करा जाता था कि भाई आप जितनी भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है चोरी चकारी की, धोखाधड़ी की, इनके ऊपर अपनी नजर बनाए रखो। और जिस ऑफिसर को ये अथॉरिटी दी गई थी कि भाई आप ये सारे काम करेंगे, उनको कहा गया व्रजपति। तो मैं यहां पर एक और पद लिख देता हूं, आगे की तरफ लिख देते हैं। एक और पद यहां पर नजर आ रहा है जिसको कहा जा रहा है व्रजपति। ये व्रजपति मैंने किसको कहा है? ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पावर दी गई है कि भाई जो पूरा का पूरा घास का मैदान होगा, यानी कि जो पास्चर ग्राउंड होगा, इसके ऊपर आपकी अथॉरिटी रहेगी। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और आपको व्यक्ति या फिर मेंशन सुनने मिलेगा जो कि परिवारों के मुखिया हुआ करते थे। तो जिन व्यक्तियों को एक प्रकार से हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता था, यानी कि परिवारों के जो मुखिया हुआ करते थे वो हुआ करते थे कुलाब्स। ये याद रखिएगा। या फिर आप
एक और नाम सुनने के लिए मिलते हैं कि जो इनके सारे के सारे लोग हुआ करते थे जिनको ये एक साथ मिलकर सारे के सारे युद्धों में जाया करते थे या फिर फाइटिंग करा करते थे, उनको कहा जाता था ग्रामनीज। ठीक है? तो ये कुछ मैंने नाम बताए हैं, तो शुरुआत के अंदर जो ग्रामिनी, अभी मैंने यहाँ पर एक और पद का नाम ज़िक्र किया है, उसको भी लिख देता हूँ, ग्रामिणी। तो क्या है भई ये ग्रामिणी? बैटल के अंदर जितने भी फाइट करने वाले होर्स हैं, उनके मुखिया को ग्रामिणी कहा जाता था। यानी कि गाँव का एक प्रकार से मुखिया मान लीजिए कि उस पूरे गाँव को अगर युद्ध में लेकर जाना है, तो ग्रामिणी लेकर जाया करते थे। ठीक है? तो आप ये बोल सकते हैं कि एक जो ट्राइबल फाइटिंग यूनिट है, उसके हेड कौन है? उसके हेड हैं ये ग्रामनी। तो जो आपके राजन की अभी मैंने पीछे बात करी है, जो किंग की मैंने बात करी थी, वो मेंटेन नहीं करा करते थे किसी भी प्रकार की रेगुलर या फिर स्टैंडिंग आर्मी को। बट अगर कभी भी ऐसी जरूरत हुआ करती थी कि भाई कहीं से आक्रमण हो रहा है, तो ये किसको भेजते थे? अपने संदेश भेजते थे। जो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप के लोग हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, उनको कहा करते थे कि भाई आ जाओ सब लोग आ जाओ, साथ में मिलकर यहाँ पर हमें लड़ना है, क्योंकि हमारे ऊपर क्या हो गया है? हमला हो गया है। ठीक है? इसके अलावा जो चीफ हुआ करते थे, जो मुखिया हुआ करते थे, इनको ना लोग ऑफरिंग दिया करते थे, और जिस ऑफरिंग को वो अपनी स्वेच्छा से दिया करते थे, उसको नाम दिया जाता था बलि। तो ये क्या है? एक ये ऑफरिंग है। यानी कि एक प्रकार से ऑफरिंग का मतलब ये होगा कि कुछ उपहार है कि आप लोग हमारे लिए इतना करते हैं, आप हमारे मुखिया हैं, सारी चीजें देखते हैं, तो ये हमारी साइड से आपके लिए थोड़ा सा तोहफा है, और इस तोहफे को नाम दिया गया बलि। ठीक है? तो हमने वैदिक पॉलिटी जान ली, इसके बाद आएंगे हम वैदिक सोसाइटी पर, जो वैदिक समाज हुआ करता था। वैदिक सोसाइटी, वैदिक समाज। तो देखो, जब हम अर्ली वैदिक सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहां पर जो किनशिप है, वो क्या हुआ करता था? बेसिस हुआ करता था सोशल स्ट्रक्चर का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, किनशिप जो राजशाही है, इसको क्या दे बोलोगे आप? बेसिस बोलोगे, एक आधार बोलोगे इसका, इनकी अर्ली वैदिक सोसाइटी का। तो एक आदमी को ये आइडेंटिफाई कर देते थे कि भाई ये जो अगर कोई भी इनका कबीला है, कोई क्लैन है, एक ऐसा व्यक्ति जो उस कबीले से आता है, उसको ये नाम दे देते थे कि भाई ये हमारे क्या होंगे? राजा होंगे, ये सारा का सारा काम करेंगे। ठीक है? अब जो लोग हैं, वो भी ऐसे नहीं है कि वो भी अपना इधर-उधर घूम रहे हैं, उनकी भी लॉयल्टी हुआ करती थी अपने ट्राइब को लेकर। और जिस हम ट्राइब की बात कर रहे हैं, जिस ट्राइब को लेकर लोगों की आप लॉयल्टी देख रहे हैं, उनको नाम दिया जाता था क्या? जन। मतलब आपकी कोई भी ट्राइब है, उस ट्राइब का कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसको आप जन बोल रहे हैं। तो ये जो जन है ना, इसका ऋग्वेद के अंदर कई बार जिक्र हुआ है। और जब कई सारे ऐसे जन मिल जाएंगे और एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार होगा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र तैयार होगा, तो उसी बड़े क्षेत्र को नाम दे दिया जाएगा जनपद। तो कई सारे जनों से मिलकर बनने वाला क्या हुआ? आपका जनपद हुआ। तो जितने भी आपके इन ट्राइब के लोग हुआ करते थे, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे, क्योंकि वहां पर कोई किंगडम तो हुई नहीं थी उस समय पर, कोई भी आपका ऐसा साम्राज्य तो बना नहीं था। तो कई सारे लोग मिलकर एक ट्राइब को बनाते थे, उस ट्राइब को आप मिलकर कई सारे जन जो कि उस ट्राइब को लेकर क्या हुआ करते थे? ईमानदार हुआ करते थे, उनको लेकर लॉयल हुआ करते थे, उन सबके उस ग्रुप को जनपद के नाम से जाना गया। ठीक है? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट शब्द आपको ट्राइब का सुनने मिलता है ऋग्वेद के अंदर, जिसको जाना जाता है विस के नाम से। अब आप लोग बोलोगे कि सर जी ये विस क्या है? तो देखो, जो अर्ली वैदिक फेज है, वहां पर इस विस शब्द का जो मेंशन है, वो कई बार सुनने मिला है। तो आप ट्राइब को विस भी बोल सकते हैं। तो कई सारे जनों से मिलकर आपने जनपद तो कंसीडर कर दिया, लेकिन ऐसे कई सारे लोगों से मिलकर आप एक विस का भी निर्माण होता हुआ देखते हैं। ठीक है? तो विस एक आपका इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगा, जो कि ट्राइब को लेकर मेंशन मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर आपको कई सारे ऐसे फिजिकल अपीयरेंस भी नजर आएंगे, जो कि चर्चा में हुआ करते थे। जैसे कि एक शब्द यूज होता है वर्ण। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण है, इसको यूज करा जाता था किसको लेकर? कलर को लेकर, रंग को लेकर। ठीक है?
तो इससे जो सोशल ऑर्डर हुआ करता था आपके ऋग्वेद के अंदर, उसको आइडेंटिटी दी गई थी कि भाई ये इस वर्ण के हैं, ये इस वर्ण के हैं। ऐसे कई सारे वर्णों में से दो इंपॉर्टेंट वर्ण जिनका मेंशन आपको ऋग्वेद के अंदर नजर आता है, उनमें से एक है आर्य वर्ण और एक है दशावर्ण। इन दोनों वर्णों का जिक्र आपको देखने के लिए मिलता है इस वैदिक सोसाइटी में। ठीक है, तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी, यानी कि जो मुखिया हुआ करता था वो मेल हुआ करता था। ऋग्वेद के अंदर ऐसा आपको नजर आता है कि पुत्रियों की प्राप्ति को वहां पर डिजायर नहीं करा करते थे, लेकिन अगर इनके बच्चे हुआ भी करते थे, अगर कोई पुत्री भी हुआ करती थी, तो उससे उसको ये अच्छे से उसको पाला पोसा करते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कुछ कर देंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग यही डिजायर करते थे कि उनका क्या हो, उनका बेटा हो। स्पेशली युद्धों के लिए उनका कोई बहादुर बेटा हो जो कि उनके उस क्लैन की रक्षा करे, उनके घर की रक्षा करे। तो ये हमने वैदिक सोसाइटी जानी। इसके बाद हम जानेंगे महिलाओं की पोजीशन, महिलाओं की स्थिति। पोजीशन ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। देखो, महिलाओं को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाती थी उनके स्पिरिचुअल या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को लेकर। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको मना कर दिया जाएगा कि भाई आप ये नहीं कर सकते। अगर कोई भी महिला ऐसी है कि उसको स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करना है, अपना विकास करना है, तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। इंटेलेक्चुअल लेवल पर किसी को अगर पढ़ाई वगैरह करनी है तो उनको इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। जो असेंबलीज की हमने अभी पीछे बात करी थी, उन असेंबली के जब आयोजन हुआ करते थे तो उसमें भी महिलाओं की उपस्थिति को अटेंड करने के लिए परमिशन हुआ करती थी। ठीक है, और इवन कई सारे यज्ञों का भी ये आयोजन करा करती थी महिलाएं ऋग वैदिक काल में। इसके अलावा जो हम मैरिज की बात करते हैं, जो हम विवाह की बात करते हैं, इस विवाह इंस्टीट्यूशन को, विवाह प्रणाली को, या फिर विवाह के एक आपके इंस्टीट्यूशन को भी यहाँ पर स्थापित किया गया था। कई सारे ऐसे सिंबल आपको मिलते हैं जहां पर जो प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस होती हैं उनको भी यहाँ पर चलाया जाता था। जैसे कि एक आपको मैरिज के अंदर यहाँ पर एलिमेंट नजर आएगा पॉलीगैमी का, यानी कि बहु विवाह जैसी भी प्रथाएं आपको ऋग वैदिक काल के अंदर नजर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप वैसा नहीं सुनते हैं कि दो घर में भाई हैं, एक की शादी हो गई, फिर वो जो जिसकी शादी हुई थी भाई की, वो उसकी डेथ हो गई, तो जो दूसरा वाला भाई है उसकी शादी करा दी जाती थी। तो इसको कहा जाता है आपका लाइबरेट। तो मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूं, ये भी प्रैक्टिस हुआ करती थी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्रदर की विडो है उससे क्या कराई जाती थी, शादी कराई जाती थी। किसकी? जो भाई अनमैरिड है उसकी। इसके अलावा जो विडोज हुआ करती थी, जो विधवा हुआ करती थी, उनकी मैरिज हुआ करती थी। क्योंकि जब आप आगे के समय के फ्रेज में अभी हम पोजीशन जानेंगे ना महिलाओं की, तो बाद में वो चीजें क्या कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। इसके अलावा महिलाओं की पोजीशन के डिस्कशन में आप लोगों को याद रखना है कि बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज जैसे जो इंस्टांस है वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो लगभग 16 से 17 साल की उम्र में विवाह किए जाते थे। वैसे ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ऋग्वेद के अंदर, लेकिन बाल विवाह जैसा कोई भी वहां पर जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं जो सामाजिक डिवीजन हुआ करता था, जो सोशल डिवीजन होता था उस पर। आइए भाई, सोशल डिवीजन, समाज किस प्रकार से आपको अलग अलग भागों में नजर आएगा। तो देखो, जब आर्यंस की हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जगहों पर इनहैबिटेंट्स रहा करते थे, लोग रहा करते थे, उनके ऊपर जाकर उन्होंने कॉन्केस्ट किया। तो इन आर्यंस के इन कॉन्केस्ट के जरिए जिन जगहों पर उन्होंने आक्रमण किया, तो अर्ली वैदिक एज के अंदर आपको सोशल डिवीजन क्रिएट होता हुआ नजर आया। जैसे कि दो नाम आप लोगों को याद रखना है, दसाज और दस्यूज। तो मैं यहां पर एक शब्द लिखता हूं, ये दास है, दास वाला दसाज, ठीक है, और एक है
द शूज। तो ये क्या है, इनको कॉन्कर करा गया था किसके द्वारा, आर्यंस के द्वारा। मतलब ऐसे मान लीजिए आर्यंस आए किसी जगह पर, कई सारे लोग रहते हैं, इनके ऊपर उन्हें कॉन्कर किया और उसके बाद इनको ट्रीट किया किसके रूप में, स्लेव्स के रूप में, और किसके रूप में, शूद्र के रूप में। ये इस समय का सोशल डिवीजन क्रिएट करता है जब ये आर्यंस किसी जगह पर रहने वाले इनहैबिटेंट के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, अभी मैंने पीछे आप लोगों को ये बता ही दिया था कि जो वर्ण शब्द है इसको कोई विभाजन के लिए नहीं यूज किया गया था, इसको कलर के लिए यूज किया जाता था। इसका मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि जो आर्यंस हुआ करते थे वो क्या थे, वो फेयर थे कलर में, वो क्या थे, गोरे थे। कौन, आर्यंस। ठीक है, और जो इंडिजिनस लोग हुआ करते थे जिनके ऊपर ये आक्रमण आर्यंस को आप करता हुआ देखते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन क्या हुआ करता था, डार्क हुआ करता था। इसी नाम पर इन्होंने ये कुछ डिवीजन कर दिए कि भाई हम ये हैं और ये हैं। ठीक है, तो जो भाई ट्राइब्स हुआ करती थी उनके जो मुखिया हुआ करते थे या फिर जो प्रीस्ट पुजारी हुआ करते थे, वो नेचुरली जो ग्रो करे जाने वाले आपके किन्समैन हुआ करते थे उसका लार्जर शेयर अपने पास रखा करते थे। मतलब ऐसा मान लीजिए कि मैंने आप लोगों से किस किस के बारे में बात करी, ट्राइबल चीफ की बात करी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों से किसके बात करी, जो प्रीस्ट हुआ करते थे। इन लोगों के पास आपकी उस ट्राइब का क्या हुआ करता था, मेजर शेयर हुआ करता था। भाई ये वाला एरिया इस वाले ट्राइबल चीफ का है, ये वाले जो प्रीस्ट है उनका ये वाला क्षेत्र है, तो जो सबसे बड़ी मात्रा में चीजें हुआ करती थी वो इनके पास हुआ करती थी। इससे क्या हुआ, इससे आपको ऐसा नजर आएगा कि भाई इस समय में यहां पर क्या क्रिएट हो गई, सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएट हो गई, असमानताएं क्रिएट हो गई। भाई यही चीजें तो असमानताएं क्रिएट करती हैं कि भाई एक के पास ज्यादा दूसरे के पास कम। ठीक है, इसके बाद तो ट्राइबल सोसाइटी थी, उसको तीन ग्रुप में आप विभाजित होता हुआ देखते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं ट्राइबल सोसाइटी ये तीन भागों में विभाजित हो गई। ये तीन भाग कौन कौन से थे, वो लोग जो कि युद्ध के अंदर जाया करते थे इनको वॉरियर्स कहा जाता था, वो लोग जो कि सारी की सारी चीजों को एडमिनिस्टर किया करते थे, प्रीस्ट ये बन गए, और फिर बन गए आम लोग यानी कि पीपल। तो ये आपको ट्राइबल सोसाइटी के तीन डिवीजन नजर आते हैं। फिर इसके बाद चौथा डिवीजन होता है जिसको ऋग्वेदिक काल के लास्ट में देखा गया और इनको नाम दिया गया किसका, शूद्र का। ये ऋग्वेदिक काल के लास्ट में ये वाला जो डिवीजन है वो क्रिएट होता है। तो ये जो स्लेव्स हुआ करते थे ना, इनको प्रीस्ट को गिफ्ट में दिया जाता था कि भाई ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये आपकी देखभाल करेंगे इस तरीके से। तो ज्यादातर जो ये स्लेव्स हुआ करते थे वो वुमेन हुआ करती थी। अब देखो आप ज्यादा इसको दिल पे मत लेना, ये मेंशन है, इन चीजों का पता चलता है कि भाई उस तरीके से ये सोशल डिवीजन हुआ करता था, तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई इस ऋग्वेदिक काल के अंदर आपने देखा कि लोगों ने अलग अलग प्रकार के अपने पेशे अपनाने शुरू कर दिए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अलग अलग पेशों यानी कि ऑक्यूपेशन के आधार पर लोगों को डिफरेंशिएट किया जाने लगा। लेकिन ये वाला डिवीजन कि आप ये काम करते हैं तो आपका काम ऐसा है, आप दूसरा काम करते हैं तो वो हल्का है या ज्यादा बड़ा काम है, इसको बहुत ज्यादा शार्प नहीं था। लेकिन हाँ, ऑक्यूपेशंस के आधार पर, पेशों के आधार पर लोगों के बीच में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट जरूर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जब वॉर वगैरह लड़े जाते थे तो वॉर के अंदर आपको कुछ कुछ चीजें मिलती हैं। जब आप वॉर जीतते हैं तो आप सामने वाले की चीजों को उठाकर लेकर आते हैं। तो जो सामने वाले की चीजें उठाकर लाई जाती थी, सामने वाले की जो चीजें उठाकर लाई जाती थी उनको कहते हैं हम स्पॉइल्स ऑफ वॉर। तो स्पॉइल्स ऑफ वॉर यानी कि जो युद्ध में इन्होंने चीजें जीती हैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता था, इनका होता था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो गया, सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएट हो गई। और इसकी वजह से आप लोगों को किसका उदय नजर आया, प्रिंसेस का नजर आया। तो भाई ये कौन है, राजकुमार है, आपको किसका उदय नजर आया, प्रीस्ट का नजर आया उदय। क्योंकि जो मेजर आपका स्पॉइल्स हुआ करता था वॉर का वो इन लोगों को जाया करता था। ठीक है, और ज्यादा जो हरजाना भरना पड़ता था वो कॉमन ट्राइबल लोगों को हरना पड़ता था। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका सारा का सारा जो पेट भरना और अपनी दिनचर्या चलाना वो सिर्फ इन्हीं पर आधारित है। इस समय के जो लोग हुआ करते थे, वो क्या हुआ करते थे, वो मेनली पेस्टोरल हुआ करते थे, यानी कि वो चरवाहे पर ध्यान दिया करते थे, अपने जानवरों को उनको चरवाना है, उनसे अपनी कोई रेगुलर जो ट्रिब्यूट्स हैं वो अपने निकालने हैं, और अगर कोई फूड प्रोडक्शन हमारा बनेगा तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन आपको नजर आती है। जो ट्राइबल एलिमेंट है सोसाइटी के, वो स्ट्रॉन्गर है। सोशल डिवीजन किस आधार पर है कि भाई किससे आपने ज्यादा प्रॉपर्टी ले ली है, किस पर कम जमीन है ना? तो लार्जली इस समय का जो व्यक्ति आपको नजर आएगा वो एगैलिटेरियन है, लेकिन उतनी असमानताएं नहीं है, लेकिन हाँ, काफी हद तक असमानताएं यहाँ पर आपको नजर आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे वैदिक इकोनॉमी की तरफ, यानी कि वैदिक अर्थव्यवस्था की तरफ। वैदिक अर्थव्यवस्था, तो देखो कई सारे आपको ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जहां पर जो काव है और जो बुल है, इनका मेंशन आपको ऋग्वेद के अंदर कई जगह पर मिला है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद के आर्यन हुआ करते थे, इनको आप प्रीडोमेंटली पेस्टोरल कहते हैं। पेस्टोरल मतलब चरवाहे। ये सिर्फ अपने जानवरों को चराने पर ध्यान दिया करते थे, और जो इनके ज्यादातर आप युद्ध भी देखेंगे ना, वो किस लिए लड़े जाते थे? गायों के लिए लड़े जाते थे। तो ये जो टर्म है वॉर की, ऋग्वेद के अंदर इसका ना आपको एक नाम देखने के लिए मिलता है कि वॉर अगर लड़ा जा रहा है तो ये रेफरेंस मिला ना कि वो गायों के लिए लड़ा जा रहा है। इसको कहा गया गविष्ठी। गविष्ठी का मतलब हो गया कि आप गायों के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, या फिर आप इन सर्च ऑफ काउस, यानी कि आप और गायों को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो ऐसे युद्ध जो कि गायों के लिए लड़े जाते थे, या फिर गायों को अपने पास लेकर आने के लिए लड़े जाते थे, उनको विवस्टी कहा जाता था। तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि अगर हम धन की या फिर वेल्थ की बात करते हैं, तो जो गाय है वो क्या हुआ करती थी? वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और जो अभी मैंने पीछे आप लोगों को जो गिफ्ट देते थे ये लोग किसको? प्रीस्ट को। तो वो गिफ्ट में क्या दिया करते थे? वो या तो गाय दिया करते थे, या फिर वुमेन स्लेव्स को दिया करते थे। तो ये क्या हमें नजर आती है कि गाय की इंपॉर्टेंस नजर आती है, जो कि उस समय की वेल्थ का एक बहुत बड़ा आधार हुआ करता था। तो ऋग्वेदिक लोग, काफी अच्छी नॉलेज उनके पास हुआ करती थी, किसकी? एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की काफी अच्छी इनको नॉलेज हुआ करती थी। उनको बोना कैसे है, फसलों को उगाने के, उनको सो कैसे करना है, उनको हार्वेस्ट कैसे करना है, इन सभी का ज्ञान हुआ करता था। उनको थ्रेश करके उनसे बीज कैसे निकालना है, इन सभी सीजन्स के अंदर, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन आते हैं ना, किस समय पर कौन सी फसल को बोना है, सबका ज्ञान हुआ करता था। तो इन बातों का जो जिक्र है आपको ऋग्वेद के अंदर नजर आता है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर कई सारे जो कलाकार हुआ करते थे, जो आर्टिसन हुआ करते थे, वो भी नजर आते हैं। जैसे कि कौन कौन से आपको कारीगरों के नाम सुनने के लिए मिलते हैं? कारपेंटर, बढ़ई उस समय पर हुआ करते थे, या फिर जो चेरवाइट मेकर होते हैं, यानी कि जो रथों वगैरह को बनाया करते थे, उनके बारे में सुनने के लिए मिलता है। जो लेदर वर्कर हुआ करते थे, यानी कि कई सारे ऐसे लोग आपको सुनने के लिए मिलेंगे। कोई बर्तन बना रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई लेदर बना रहा है, कोई रथ बना रहा है, कोई कारपेंटरिंग का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों का मेंशन भी हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो जो अर्ली वैदिक एज का मनुष्य हुआ करता था, या आर्यंस हुआ करते थे, उनको आप रूरल देखते हैं नेचर में। और जो आर्यंस हुआ करते थे वो सिटीज में नहीं रहा करते थे। तो ये हमने जानी वैदिक इकोनॉमी। ठीक है, अब हम आ जाएंगे भाई वैदिक रिलीजियस लाइफ पे। यानी कि वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन हुआ करता था उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, जब आर्यंस की बात होती है तो ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं, यानी कि जो प्राकृतिक आपके फोर्सेस हैं, उनको पर्सोनिफाई किया करते थे। ये हर नेचुरल इवेंट को ऐसे देखा करते थे कि भाई ये कोई ऐसी नेचुरल इवेंट नहीं है, ये एक सुपर पावर है। उनको ये ना एक ह्यूमन फॉर्म दिया करते थे।
या फिर उनको एनिमल फॉर्म दिया करते थे। तो जो सबसे ज्यादा इनका पूजने का तरीका हुआ करता था भगवानों को, वो हुआ करता था किसका? प्रेयर्स का। ये प्रार्थना किया करते थे, या फिर ये बलि दिया करते थे, या फिर ये यज्ञ किया करते थे, सेक्रीफाइसेस किया करते थे। ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑफरिंग, यानी कि अपने इन भगवानों को अपने प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाओं के जरिए खुश करना चाहते थे, तो इनको ऑफरिंग दिया करते थे, जैसे कि वेजिटेबल्स की ऑफरिंग दिया करते थे, या फिर जो बार्ले है, जौ वगैरह है, इनकी ऑफरिंग किया करते थे। ठीक है। तो इनकी ऑफरिंग से कहते थे कि भाई ये जो चीजें हैं वो भगवान जी के पास चली जाएंगी। ठीक है। लेकिन ऋग्वेदिक समय के अंदर जो प्रोसेस है उसको ज्यादा अपनाया नहीं गया था, कि कोई रिचुअल होता है तो किसी भी प्रकार का इस समय पर रिचुअल नहीं था। लेकिन हाँ, इनकी प्रार्थनाओं में सारी की सारी चीजें हुआ करती थी कि भगवान को हमें ऑफरिंग देनी है। इसके अलावा ये किसी भी भगवान को वर्शिप नहीं करा करते थे कि भाई इससे हमें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिलेगा, या फिर हम, हमारा जो होता है ना कि 84 लाख योनियों से हम पार हो जाएंगे, इस तरीके की कोई भी बात नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर ये मतलब ज्यादातर जो अपनी प्रार्थना किया करते थे, वो इसलिए किया करते थे कि भाई जो हमारी प्रजा है वो खुश रहे, जो हमारे पशु हैं वो खुश रहे, हमें अच्छा खाना मिले, हमें वेल्थ मिले, हमारी हेल्थ अच्छी हो। इसलिए वैदिक रिलीजियस लाइफ में ये लोग वर्शिपिंग किया करते थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड्स के नाम लिख लेते हैं भाई। इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड्स, तो वैदिक एज के अंदर या फिर ऋग्वेद के अंदर जिन जिन भगवानों के बारे में आपको जानकारी मिलती है उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो देखो, इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवान माना गया है, डिवाइन माना गया है, वो माना गया है इंद्रदेव को। ठीक है। तो इनको कई सारे नामों से बुलाया जाता था, इनको एक नाम दिया जाता है, वो है पुरंदरा। पुरंदरा, पुरंदरा का मतलब हो जाता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, किलों के विध्वंसता। ठीक है। तो ये पुरंदरा नाम लिया जाता है। तो जो इंद्र है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, उनको युद्ध के देवता यानी कि वॉर लॉर्ड के रूप में उनको पूजा जाता था, जिसकी वजह से आर्यंस क्या करते थे, अपने आप की जो विक्ट्री है बुरी शक्तियों के अगेंस्ट में, उनके जो सोल्जर हुआ करते थे वो इंद्रदेव की ही पूजा किया करते थे। तो ऋग्वेद के लगभग बहुत सारे जो छंद है, लगभग 250 से ज्यादा हाइम्स है, वो इंद्रदेव को ही क्या है, डिवोटेड है, इन्हीं को क्या है, वो आपके आधारित है। तो इनको रेन गॉड के रूप में कंसिडर किया जाता था। रेन गॉड यानी कि बारिश के भगवान, और इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल माना जाता था कि भाई ये अगर प्रसन्न होंगे तो ये क्या करेंगे, बारिश करेंगे। और अगर ज्यादा तेज बारिश हो जाया करती थी तो ये माना जाता था कि भाई इंद्रदेव क्या हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। इसके बाद इंद्रदेव जी के बाद जो सेकंड पोजीशन नजर आती है वो नजर आती है अग्निदेव की, जिनको कहा गया फायर गॉड या फिर गॉड ऑफ फायर, अग्नि देवता। इन पर लगभग 200 से ज्यादा जो हाइम्स है वो इन्हीं पर आधारित है। ठीक है। वैदिक समय में अग्नि को एक प्रकार से आ, माध्यम माना जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि ये लोग हैं, आपने यहाँ पर यज्ञ किया, इस यज्ञ से आग निकल रही है, तो ये आग किसके पास जा रही है, ऊपर भगवान जी के पास जा रही है। तो ये एक प्रकार से माध्यम मानते थे अग्निदेव को, लोगों के और भगवान के बीच का एक चैनल। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड इंपॉर्टेंट, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट भगवान जिनका जिक्र होता है ऋग्वेद के अंदर, वो थे वरुण देव। इनको आप एक प्रकार से वाटर के रूप में पर्सोनिफाई किया गया कि भाई ये नेचुरल ऑर्डर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। पूरे विश्व के अंदर जो भी हो रहा है वो इन्हीं के रिफ्लेक्शंस हैं, इन्हीं की डिजायर्स की वजह से हो रहा है। तो इनको तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। फिर आते हैं भाई सोमदेव, इनका भी जिक्र देखने के लिए मिलता है। तो इनको कहा गया प्लांट्स का भगवान, यानी कि गॉड ऑफ प्लांट्स, इनका भी जिक्र होता है। इसके अलावा जो
मदिरापान होती है उसको लेकर भी इनको कंसिडर किया जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल डीटीज ही आपको नजर आएंगे, आपको कई सारे फीमेल भगवान भी नजर आएंगे, जैसे कि उनमें से कुछ नाम है अदिति का, उनमें से एक नाम है उषा का, इनको भी पूछा जाता था, इनका भी जिक्र आपको ऋग्वेद के अंदर मिलता है, जिनको इसकी अपीयरेंस के रूप में देखा जाता था डॉन की, जो आपका अ, समय होता है कि भाई समय ढल रहा है, तो आप इनके रूप में इनको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। बट ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे ऋग्वेद के अंदर, और पेट्रियार्कल सारा सेटअप था, मनुष्य के अंदर जो पुरुष हुआ करते थे, मेल गॉड हुआ करते थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे फीमेल गॉडेस से। लेकिन फिर भी इससे ये आइडिया लगता है कि कई सारे जो फीमेल भगवान हैं उनका भी जिक्र नजर आता है। इसके बाद आज की हमारी इस क्लास के अंदर एक लास्ट टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, वो करूंगा आर्यन और दस्यु का कन्फ्लिक्ट। आइए भी, आर्यन दस्यु कन्फ्लिक्ट। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था ना कि आर्यन किसी भी नेटिव जो लोग हुआ करते थे उनके ऊपर कॉन्केस्ट करा करते थे, तो लड़ाइयां हुआ करती थी, और जो वो इंडिजिनस इनहेबिटेंट हुआ करते थे उनको दस्यु के नाम से जाना गया। तो जो ये दस्यु की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, ऋग्वेद के अंदर इनको रिप्रेजेंट किया गया जो किसी भी जगह के ओरिजिनल लोग हुआ करते थे उनको, ठीक है। और जो आर्यन चीफ हुआ करते थे जिन्होंने इन ओरिजिनल लोगों के ऊपर पावर अपनी स्थापित करी, इनको क्या कहा गया? त्रसादस्यु। त्रसादस्यु। तो अब इनके ऊपर हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, जब आर्यंस की बात होती है तो ये कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं ऐसे लोगों के जो कि अलग अलग जगहों पर पहले से रहा करते थे, और इन्हीं को अलग अलग नामों से जाना गया। दासाज के नाम से, दस्युज के नाम से, अभी जैसे हमने पीछे भी जाना था। तो ऋग्वेद के अंदर डिफीट को मेंशन किया गया है। तो एक ना चीफ हुआ करते थे, उनका नाम था संबारा। संबारा ये एक चीफ हुआ करते थे, और इनका जो इनकी ना हार हो गई थी, ऐसे मान लीजिएगा, संबारा को हरा दिया गया था, और जिसके द्वारा हराया गया था उनका नाम था दिवोदशा। तो दिवो दशा ने किसको हरा दिया? संबरा को हरा दिया। तो ये वाला एक मेंशन आपको ऋग्वेद के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो दिवो दशहरा है, इनको एक क्लैन से जाना जाता था, और वो क्लैन का नाम था भारता क्लैन। तो भारता क्लैन के दिवो दशहरा ने विजय स्थापित करी थी सांबरा के ऊपर, जो कि एक और अपनी क्लैन के मुखिया हुआ करते थे। तो जो आर्यन चीफ हुआ करते थे वो काफी सॉफ्ट थे, किसके प्रति? दासाज के प्रति, ठीक है। बट ये बहुत ज्यादा हॉस्टाइल थे दस्यूज के प्रति, उनको ये देख नहीं सकते थे। तो एक टर्म आपको सुनने के लिए मिलती है, वो होती है दस्युहर्ता। मैं यहां पर लिखता हूं दस्युहर्ता। ये शब्द यूज किया जाता है, इसका मतलब है स्लॉटर ऑफ द दस्यूज। इनको खत्म कर दिया जाता था। तो ये रिपीटेडली ऋग्वेद के अंदर आपका नाम मेंशन है दसुहर्ता का। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि भाई दासूस के प्रति जो आर्यंस हुआ करते थे वो काफी हॉस्टाइल थे, और दासों के प्रति उतना ज्यादा हॉस्टाइल नहीं थे। तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो आर्यंस हुआ करते थे ना, उनको 5 ट्राइब के अंदर डिवाइड किया गया था, जिनको कहा गया पंचजना। तो मैं यहाँ पर अब बात कर लेता हूँ आर्यंस के बारे में। तो इनको किसमें डिवाइड करा जा रहा है? 5 ट्राइब्स में डिवाइड करा जा रहा है, और ये पांचों की पांचों ट्राइब को हम किस नाम से जान रहे हैं? पंचजना के नाम से, ठीक है। बट यहाँ पर और भी ट्राइब हो सकती हैं, ऐसे ही नहीं है कि आर्यंस की सिर्फ ये 5 ही ट्राइब हुआ करती थी, और आर्यंस एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहा करते थे। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस बैटल नजर आता है जिसको कहा गया 10 राजन युद्ध।
10 राजन युद्ध, या फिर इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसका आपको मेंशन देखने के लिए मिलता है। तो इसको लड़ा गया था जो भारत वाली अभी मैंने आपको लीडर बताए थे ना, उनकी ट्राइब के बीच में, जिसको कौन लीड कर रहे थे? सुदास लीड कर रहे थे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये भारत क्लैन है। इस भारत क्लैन के लीडर का नाम मैंने आपको क्या बताया? सुदास। इसको ये लीड कर रहे थे इनके बीच में, और बाकी की जो 10 ट्राइब्स मैंने बताई अभी, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है। और इन 10 ट्राइब के अंदर बहुत सारे लोग थे, जैसे कि इसके अंदर पुरुष थे, इसके अंदर यादूस थे, और भी कई सारे लोग थे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, पीडीएफ में मैंने ऐड कर रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा युद्ध था जिसका जिक्र मिलता है। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इसमें जो भारत थे ये क्या थे, इनकी इसमें विक्ट्री हुई थी इस बैटल के अंदर। और ये आज की जो रावी रिवर है उसके तट पर लड़ा गया था। और जो ऋग्वेद के अंदर मेंशन मिलता है वो आपको किस नाम से मिलता है? रावी रिवर के प्राचीन नाम से, यानी कि पारोशनी रिवर पर लड़ा गया था। तो ये मैंने आप लोगों के साथ एक बैटल के बारे में जिक्र कर लिया। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट रत्नी हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जैसे कि पुरोहित, सेनानी, व्रजपति। इन सभी के बारे में मैं आप लोगों के साथ अपनी पीडीएफ के अंदर डाल दूंगा कि जो पुरोहित हुआ करते थे वो मुख्य पुजारी हुआ करते थे। ठीक है। ऐसे ही सेनानी जो हुआ करते थे वो आर्मी के सुप्रीम कमांडर हुआ करते थे। व्रजपति जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? वो जो पास्चर लैंड हुआ करता था उसके ऑफिसर इंचार्ज हुआ करते थे। ग्रामीणी कौन हुआ करते थे? वो गांव के हेड हुआ करते थे। कुलपति कौन हुआ करते थे? वो फैमिली के हेड हुआ करते थे। तो ऐसे कई सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के नाम बताए, उनको मैं आपकी पीडीएफ में टेबल में डाल के दे दूंगा। उनको भी आप एक बार देख लेना, वो भी आपके एग्जाम में कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं। तो ये वैदिक एज के डिस्कशन थे, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ ये अभी बैटल ऑफ 10 किंग्स से पहले RN10 यू कॉन्फ्लिक्ट है, इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट गॉड्स जो थे ऋग वैदिक एज के, वैदिक रिलीजियस लाइफ के बारे में, वैदिक इकोनॉमी के बारे में, इसके अलावा जो सोशल डिवीजन था उसके बारे में, महिलाओं की पोजीशन के बारे में, वैदिक सोसाइटी के बारे में, उसके बाद वैदिक पॉलिटी के बारे में। वैदिक पॉलिटी के पहले मैंने आप लोगों के साथ इनकी ज्योग्राफिकल नॉलेज को डिस्कस किया। अगली क्लास के अंदर मैं लेटर वैदिक एज का डिस्कशन करूंगा, जिसे आप 1000 बीसी से 600 बीसी तक देखेंगे। तो इसमें इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करना है, पीडीएफ जरूर पढ़नी है, उसमें सारी चीजें ये मैंने अच्छे से लिखी हुई हैं। थैंक यू।